इस एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, 5 बीकर लेंगे। बीकर ए, जहाँ पे हमने पानी फिल किया हुआ है, ठीक है। ऐसा बीकर 5 लेंगे, जहाँ पे हमने 100 ml ऑफ वाटर डाला हुआ है। बीकर 1, बीकर 2, 3, बीकर 4 एंड बीकर 5। नेमिंग कर देते हैं 1, 2, 3, 4, 5। और अभी हम क्या करेंगे, हमने सब में 100 ml ऑफ वाटर लिया है। अभी हम क्या करेंगे, इस जो सभी बीकर में, सब सॉरी, पहला बीकर में हम 2 to 3 क्रिस्टल, क्रिस्टल मतलब समझते हैं, 2 क्यूब समझ लीजिए आप, 2 क्यूब समझते हैं, जैसे रूबिक्स क्यूब घुमाते हैं वही वाला, उससे क्यूब शेप का 2 to 3 क्रिस्टल पोटेशियम परमांगनेट। पोटेशियम परमांगनेट हम बीकर 1 में डालेंगे। तो हमको क्या देखने को मिलेगा, जो पोटेशियम परमांगनेट का पिंकिश कलर टाइप होता है वो बीकर 1 में आ जाएगा। बीकर 1 को मैं कलर कर देता हूँ। अगर हम पहला बीकर में अगर पोटेशियम परमांगनेट 2 to 3 क्रिस्टल डालें तो वाटर कन्वर्ट हो जाएगा पिंकिश कलर में, कुछ ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा पिंक कलर में, ठीक है। ये बन गया हमारा पोटेशियम परमांगनेट विथ वाटर। अभी हम क्या करेंगे, इसी बीकर में से 10 ml ऑफ वाटर निकालेंगे, मतलब 10 ml ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट प्लस वाटर का जो सोल्यूशन है वो इस बीकर में डालेंगे। कितना ml? ओनली 10 ml। मैंने क्या बोला, 10 ml इस बीकर में से निकाल के इस बीकर में डाल देंगे 10 ml ऑफ दिस बीकर 1। बीकर 2 में 10 ml डालेंगे तो फिर से वाटर का कलर चेंज हो जाएगा और वो कुछ ऐसा बन जाएगा। होगा कि नहीं? फिर से वही स्टेप रिपीट करेंगे। बीकर 2 में से 10 ml ऑफ वाटर यहाँ डालेंगे। बीकर 2 में से 10 ml ऑफ वाटर यहाँ डालेंगे तो फिर से इस बीकर का भी कलर चेंज हो जाएगा और वो कुछ इससे भी थोड़ा लाइट पिंक बनेगा, ऐसे। समझ में आया? फिर से रिपीट करो। फिर इस बीकर में से 10 ml ऑफ वाटर इस बीकर में डालो, इस बीकर में से 10 ml ऑफ वाटर इस बीकर में डालो तो फिर से ये पानी का कलर चेंज हो जाएगा और वो कुछ ऐसा दिखने लगेगा। कलर एग्जैक्ट तो नहीं है पर पता चल सकता है कि यहाँ पे बहुत डार्क पिंक था, फिर थोड़ा लाइट पिंक हुआ, फिर थोड़ा लाइट पिंक हुआ, फिर थोड़ा लाइट पिंक हुआ और लास्ट में पूरा का पूरा लाइट पिंक बन गया, देख सकते हैं। ये एक्चुअली क्यों हुआ? बिकॉज नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, सपोज बीकर 1 में 1000 थे तो बीकर 2 में 8000 हो गए। फिर यहाँ सिर्फ 10 ml यहाँ आया तो कितना, 600 हो गए, 400 और यहाँ पे 200 हो गए। अगर ऐसे ही आप स्टेप करते जाएं तो आप देख सकते हैं लास्ट का जो बीकर होगा 7-8 नंबर बीकर में भी थोड़ा सा पार्टिकल रह ही जाएंगे पोटेशियम परमैंगनेट के। मैंने क्या बोला, अगर आप इस स्टेप को रिपीट करते जाएंगे तब भी पोटेशियम परमैंगनेट 8 या 10 नंबर बीकर तक थोड़ा सा रह ही जाएंगे। तो हमने क्या सीखा इस एक्सपेरिमेंट से, ये सीखा कि 2 और 3 ग्राम ऑफ क्रिस्टल को हम पार्टिकल्स में डिवाइड किए, फिर फर्दर फिर से पार्टिकल्स में डिवाइड किए, फिर से पार्टिकल्स में डिवाइड किए, ऐसे पार्टिकल्स में डिवाइड 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 करते करते बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स में डिवाइड कर दिए। समझ में आ गया? इससे हमें पता चलता है मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी वेरी टाइनी पार्टिकल्स। मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स रहते हैं एक क्रिस्टल में। समझ में आ गया? हमारा कंक्लूजन क्या निकला? मैटर इज
मेड ऑफ वेरी टाइनी, वेरी वेरी लिख लीजिए, वेरी वेरी टाइनी पार्टिकल्स। ठीक है। नाउ क्या ये मैटर जो बहुत टाइनी पार्टिकल्स में है वो क्या कांस्टेंट रहते हैं या फिर मूव भी कर सकते हैं? आइए जानते हैं एक्टिविटी 1.3 में। एक्टिविटी 1.3 हम यहाँ पे क्या करेंगे एक्टिविटी 1.3 में, जो इंसेंस स्टिक होता है उसे हम अगर बर्न कर दें, ऐसे होता है ना, उसे हम अगर बर्न कर दें तो क्या होता है, इसका जो स्मेल है वो बहुत दूर तक जाता है। ये सपोज आपका नोज है नोज है आपका, तो ये बहुत दूर से भी आप उसको स्मेल कर सकते हैं। यानी कि ये बर्न तो यहाँ हुआ लेकिन इसका जो स्मेल है आपके नाक तक बहुत ही फार डिस्टेंस में भी पहुंच जाता है। यानी कि यहाँ का जो मैटर है वो मूव कर करके आपके नाक तक चला गया, यानी कि मैटर कैन मूव थ्रू एयर। मैटर कैन मूव, मैटर हैव मूवमेंट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव मूवमेंट। यहाँ पे क्या पता चला हमको, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव मूवमेंट्स। पता चला मैंने क्या बोला। एक मैच स्टिक लेते हैं, मैच स्टिक को फायर करते हैं, जो जब हम फायर करते हैं उसका स्मेल चारों तरफ फैला जाता है, यानी कि चारों तरफ स्प्रेड हो जाता है और वो ट्रैवल करने लगता है। स्मेल ट्रैवल करने का मीनिंग क्या है, यहाँ पे जो मैटर है वो मैटर ट्रैवल करता है, मैटर के पार्टिकल्स जो हैं पार्टिकल्स ट्रैवल करते हैं, इसीलिए आपको स्मेल भी आ जाता है अगर आप एक फार डिस्टेंस में खड़े हुए हो। तो इसमें क्या पता चला, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कॉन्टिन्यूस मोशन। मोशन समझ में आया। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, एक्टिविटी 1.4। एक्टिविटी 1.4 में क्या करेंगे, एक सिंपली एक बीकर ले लेंगे और साइड में और एक बीकर लेंगे। एक बीकर ये ले लिया और एक बीकर ये ले लिया और इसमें भी हम पानी फिल कर देंगे। ठीक है, 1 और 2। और इसमें हम क्या करेंगे, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक, ब्लू इंक डालेंगे और यहाँ पे फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हनी डालेंगे। हनी, हनी मतलब पता है आपको, शहद। फ्यू ड्रॉप ऑफ हनी डालेंगे। आफ्टर 1 आवर हम देखेंगे जो ये इंक जहाँ पे डाले थे, जो ये बीकर में इंक क्या हुआ है, अच्छे से फैल गया है, इवनली स्प्रेड हो गया है थ्रू आउट द लिक्विड। बट ये जो हनी है ये अच्छे से मिक्स नहीं हो पाए हैं। ये क्यों नहीं हो पाया है, क्योंकि हनी थोड़ा थिकर है और जो इंक है थोड़ा लाइटर है। यानी कि हम कह सकते हैं हनी का डेंसिटी थोड़ा ज़्यादा ही ज़्यादा थोड़ा मोटा है और इंक थोड़ा पतला है, इसीलिए हनी अच्छे से मिक्स नहीं हो पाया। एंड इंक जो है क्योंकि वो लाइटर है वो अच्छे से मिक्स हो गया। समझ में आ गया। और इसी मिक्सिंग को हम कहते हैं डिफ्यूजन। दो लिक्विड अगर मिक्स हो जाते हैं, किस प्रोसेस से मिक्स होते हैं, डिफ्यूजन से मिक्स होते हैं। यानी हम कहते हैं कि इंक और वाटर डिफ्यूज हो गए, और यानी हम कह सकते हैं कि हनी और वाटर डिफ्यूज हो गए। हनी अच्छे से डिफ्यूज नहीं हो पाया एज कम्पेयर टू इंक, इंक बहुत अच्छे से डिफ्यूज हो गया क्योंकि इंक लाइटर है हनी से। हनी थोड़ा हेवियर और थिकर सब्सटेंस है, थिकर मैटर है, इसीलिए अच्छे से डिफ्यूज नहीं हो पाया लिक्विड में। तो हमको यहाँ पे क्या कंक्लूजन मिलता है, लाइटर सब्सटेंस diffuses faster।
समझ में आया इतना? क्या बोला मैंने? जो लाइटर सब्सटेंस होते हैं, जो इनका वज़न बहुत कम होता है या फिर बहुत लाइटर सब्सटेंस जो होते हैं, वो अच्छे से डिफ्यूज़ हो पाते हैं। समझ में आया? ये जो पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ एंडिंग में, ये आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट एक्टिविटी, ये जो मैंने बोला डिफ्यूज़ हो जाते हैं, ये ऐसा भी तो हो सकता है कि जो इंक है, वो कभी-कभी बहुत फ़ास्टली डिफ्यूज़ कर जाएगा या कभी-कभी बहुत स्लोली डिफ्यूज़ करेगा। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? यस, इट इज़ पॉसिबल बाय वेयरिंग टेम्परेचर ऑन द लिक्विड। अगर हम उसका टेम्परेचर को कम ज़्यादा करते हैं, तो हम डिफ्यूज़न रेट को बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। मैंने क्या बोला? जो डिफ्यूज़न मतलब क्या है? मिक्सिंग ऑफ लिक्विड। मिक्सिंग ऑफ लिक्विड को हम फास्ट भी कर सकते हैं और स्लो भी कर सकते हैं बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। अगर हम उसका टेम्परेचर, लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं या फिर घटाते हैं, तो उसका डिफ्यूज़न, रेट ऑफ डिफ्यूज़न मतलब जिस रेट से जिस फास्टर या स्लोअर डिफ्यूज़न होता है, उसे हम चेंज कर सकते हैं। वो कैसे? आइए जानते हैं इस एक्टिविटी से। एक्टिविटी में क्या बोला है? 2 बीकर लेंगे, दोनों में पानी डालेंगे। दोनों में पानी डाल दिए हैं, लेकिन एक डिफरेंस है दोनों में। ये हॉट वाटर है एंड जो दूसरा बीकर है, ये कोल्ड वाटर है। ठीक है? यहाँ पे हम फिर से क्या करेंगे, 2-3 क्रिस्टल या फिर आप सॉलिड कह लीजिए, 2 सॉलिड पोटेशियम परमैंगनेट ऐड करेंगे। जैसे ही हम ऐड करेंगे, हमको देखने को मिलेगा जो हॉट वाटर में बहुत ही जल्दी, बहुत ही फास्ट डिफ्यूज़ हो गया पोटेशियम परमैंगनेट इन वाटर में, यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट बहुत अच्छे से, बहुत जल्दी ही मिक्स हो गया वाटर के अंदर, हॉट वाटर के अंदर। बट हम सेकंड केस में देखते हैं जहाँ पे हमने कोल्ड वाटर रखा है, वहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट बहुत ही स्लोली मिक्स होता है। क्योंकि क्या ऑब्जर्व में आएगा, हॉट वाटर में बहुत ही जल्दी मिक्स हो जाएगा एंड कोल्ड वाटर में बहुत ही स्लोली डिफ्यूज़ होगा इनटू वाटर। तो हमको यहाँ पे क्या कंक्लूजन मिलता है, इन हॉट वाटर पार्टिकल ट्रैवल फास्टर और बहुत फास्टर मूव करते हैं हॉट वाटर में, यानी कि टेम्परेचर जब ज़्यादा देते हैं, हीट देते हैं, तब पार्टिकल का मोशन जो होता है वो फास्टर हो जाता है, इसीलिए अच्छे से वो डिफ्यूज़, यानी कि बहुत ही फास्टली डिफ्यूज़ हो जाते हैं और फास्टली मिक्स हो जाते हैं। समझ में आया? हेंस डिफ्यूजन गेट्स फास्टर। इतना पॉइंट आप याद रख लीजिए कि जब हॉट वाटर में पार्टिकल का मोशन इंक्रीज हो जाता है, मतलब पार्टिकल बहुत तेजी से मूव करते हैं हॉट वाटर में एज कम्पेयर टू कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर में पार्टिकल्स बहुत ही स्लो मूव करते हैं, इसीलिए पार्टिकल्स हॉट वाटर में बहुत जल्दी ही मिक्स हो जाता है या फिर बहुत जल्दी ही डिफ्यूज हो जाता है सॉलिड वाटर के अंदर, हॉट वाटर के अंदर। समझ में आया? ये तो हमने जान लिया कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो हॉट वाटर में बहुत ही तेजी से मूव करते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी में हम जो देखेंगे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट एक्टिविटी में हम क्या देखेंगे, ये एक्टिविटी तो नहीं कह सकते, यहाँ पे बस मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ, देख लीजिए, बस आपको समझ में आ जाएगा। जो गैस में पार्टिकल्स बहुत दूर होते हैं, ऐसे रैंडम में बहुत दूर-दूर होते हैं। बट इन केस ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स थोड़ा-सा क्लोज़ आ जाते हैं, ठीक है? ऐसे लिक्विड। बट इन केस ऑफ सॉलिड क्या होता है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ़ोर्स के साथ जुड़े हुए रहते हैं ऐसे। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? एक्टिविटी 1.6 में आपको यही बताने का कोशिश किया है, ठीक है? नेक्स्ट एक्टिविटी 7 में क्या बोला है? और हाँ,
एज लिक्विड में थोड़ा सा कम गैप रहता है, मतलब कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, पार्टिकल पार्टिकल बीच में कम फोर्स लगता है। एंड गैसेस में जो पार्टिकल होते हैं उनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही ज़्यादा मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है पार्टिकल्स के बीच में, इसीलिए गैस के बीच में हम हाथ फैलाएं तो हाथ हमारा भी चला जाता है, बहुत ही गैप होता है पार्टिकल्स के बीच में। बट लिक्विड के पार्टिकल के बीच में उससे थोड़ा सा कम गैप रहता है, ठीक है। और हाईएस्ट कम मतलब लोएस्ट गैप रहता है सॉलिड के अंदर, जहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे थोड़ा सा कम होता है, यहाँ पे बहुत कम होता है, इसीलिए सॉलिड को हम ब्रेक करना बहुत हार्ड होता है। लिक्विड को सेपरेट करना थोड़ा ईजी होता है और गैस को सेपरेट करना बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। समझ में आया? सेपरेट करना इसीलिए ईजी या हार्ड होता है, वो डिपेंड करता है पार्टिकल कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं। अगर कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं तो उनको इजीली सेपरेट कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं तो थोड़ा सा हार्ड होगा, और बहुत ही ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ जुड़े हुए हैं तो उनको ब्रेक करना बहुत ही डिफिकल्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी 1.7 1.7 इसमें भी वही चीज़ दिया है, सॉलिड हैव स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड हैव मॉडरेट और मीडियम फोर्स ऑफ accretion and gaseous have weakest बहुत ही ज़्यादा वीक होता है weakest फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि सॉलिड को ब्रेक करना बहुत हार्ड होता है, लिक्विड को थोड़ा इजी होता है, और गैसेस को ब्रेक करना तो बहुत ही इजी होता है। इतना पता चल गया आपको। नेक्स्ट नेक्स्ट एक्टिविटी 1.8 यहाँ पे क्या बोला है, अगर आप एक बीकर में पानी डालते हैं, अगर आप इस बीकर के अंदर अपना हाथ डाल देते हैं तो क्या होता है, थोड़ी देर के लिए लिक्विड सेपरेट हो जाता है, जैसे ही हाथ अपना निकाल देते हैं फिर लिक्विड वापस से जुड़ जाता है। मैंने क्या बोला, अगर एक लिक्विड को थोड़ा सा हाथ दे दें तो सेपरेट हो जाता है, हाथ निकाल दें तो फिर से वो जुड़ जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उनका जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स लगता है, और इसी फोर्स को हम सरफेस टेंशन कहते हैं। जिस फोर्स से लिक्विड अपना एक कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बनाए रखता है, यानी कि फिर से जुड़ जाता है, उसी फोर्स को हम टेंशन कहते हैं, सरफेस टेंशन। समझ में आया इतना? सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन की वजह से वो लिक्विड फिर से अपना जो शेप होता है वही शेप में ही आ जाता है। इतना है हमारे फर्स्ट क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। तो चलिए एक समरी दे देता हूँ, हमने आज क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा जो कुछ भी हम देखते हैं हमारे सराउंडिंग में, वो सब मैटर है, चाहे वो कुछ भी हो जाए, एयर, फूड, क्लाउड्स, एनिमल, जो भी हो जाए, वो सब मैटर है। और मैटर को हम डिफाइन करते हैं एज एनीथिंग विच इज मास। मास मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, वो मैटर में कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है उसको हम मास कहते हैं। और वो कुछ स्पेस में कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता होगा, वो जगह में कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर दे तो उसको हम कहते हैं मैटर। तो मैटर इज समथिंग विच हैज सम मास एंड ऑक्यूपाई सम वॉल्यूम इन स्पेस। समझ में आ गया? नेक्स्ट, कौन कौन से चीज मैटर नहीं हो सकते हैं? एनर्जीज मैटर नहीं हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल लाइट, साउंड, शैडोज, थॉट्स, इमोशन, ये सब क्या है? एनर्जीज हैं। तो ये सब मैटर नहीं हो सकते हैं। पंचो तत्व के बारे में बोला, जो कि हमारे इंडियन एंशिएंट साइंसेस में मैटर को डिफाइन करते थे एयर, वाटर, फायर, अर्थ एंड स्काई। बट मॉडर्न साइंस में टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे और केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे। इस चैप्टर में हम फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि अपीयरेंस, साइज, टेक्सचर के बारे में हम पढ़ेंगे। अपीयरेंस, शेप, साइज एंड स्टेट एक ऐड कर दीजिए, स्टेट को पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफाइन करने के वक्त भी दो थ्योरीज होते हैं, कॉन्टिन्यूअस मैटर थ्योरी एंड पार्टिकुलेट मैटर थ्योरी। जहाँ पे कॉन्टिन्यूअस थ्योरी क्या कहता है, अगर ये आयरन ब्लॉक है तो ये आयरन ब्लॉक ही है, बस खत्म हो गया बात। बट पार्टिकुलेट मैटर थ्योरी क्या कहता है, अगर ये आयरन ब्लॉक है तो ये आयरन ब्लॉक भी बहुत सारे पार्टिकल को लेकर बना हुआ है।
पार्टिकुलेट मैटर थ्योरी हमें कहता है मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल। जो ये आयरन है ये भी टाइनी पार्टिकल्स को लेके बना हुआ है, बट कॉन्टिन्यूअस मैटर थ्योरी कहता है अगर ये आयरन ब्लॉक है, बस आयरन ब्लॉक है। नेक्स्ट एक्टिविटी 1 से हमने जाना कि मैटर के अंदर स्पेस होते हैं। पार्टिकल के अंदर जो मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स के बीच में बहुत सारे स्पेस होते हैं जहाँ पे दूसरा मैटर उस जगह को ऑक्यूपाई कर लेता है। जैसे आप चाय बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं, तो दूध के अंदर चीनी डालते हैं, कॉफ़ी डालते हैं, पर दूध का जो लेवल है वो इंक्रीज़ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि दूध के अंदर पार्टिकल्स में जो स्पेस होते हैं वहाँ पे चीनी, कॉफ़ी और चाय पत्ती एडजस्ट हो जाते हैं। तो हमने क्या पढ़ा? मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा? जो मैटर के कितने छोटे पार्टिकल्स हो सकते हैं। हमने ये पढ़ा मैटर के पार्टिकल्स बहुत ही टाइनी हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टाइनी। या अगर हम 1 cm क्यूब में डालें पोटेशियम परमैंगनेट तो 1 cm क्यूब में मिलियंस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स हो सकते हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी वेरी टाइनी मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स। समझ में आया? नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कॉन्टिन्यूअस मोशन, यानी कि वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं। इस एक्टिविटी में हम जाना इंसेंस स्टिक को हमने जलाया तो क्या मिला हमको? जो यहाँ की जो मैटर है वो कंटिन्यूअसली मूव करके आपके नाक तक पहुंच गए, यानी कि पार्टिकल्स मूव करके आपके नाक तक, वो आपको स्मेल आ गया, यानी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर इन कॉन्टिन्यूअस मोशन। नेक्स्ट एक्टिविटी में हमने देखा जितना लाइट मैटर होगा उतना अच्छे से डिफ्यूज होगा, यानी कि वाटर के साथ मिक्स होगा। इंक बहुत अच्छे से मिक्स हो गया और हनी अच्छे से मिक्स नहीं हो गया, क्योंकि हनी थिकर था और इंक लाइटर था, यानी कि लाइटर मासेस और लाइटर सब्सटेंसेस डिफ्यूजेस फास्टर। यानी कि जो लाइटर पार्टिकल्स या फिर मॉलिक्यूल्स मैटर होते हैं वो इजीली डिफ्यूज होते हैं। और डिफ्यूजन होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? डिफ्यूजन का रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए अगर हम उसको हीट देते हैं, हॉट वाटर में अच्छे से मैटर फास्टली डिफ्यूज हो जाता है, एंड कोल्ड वाटर में मैटर बहुत इजीली डिफ्यूज नहीं होता है, उसका डिफ्यूजन रेट बहुत स्लो होता है। नेक्स्ट एक्टिविटी में हमने देखा कि जो गैसेस के अंदर पार्टिकल्स में जो डिस्टेंस होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए उसको ब्रेक करना बहुत ईजी हो जाता है। बट इन केस ऑफ लिक्विड पार्टिकल का साइज, पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस होता है थोड़ा सा कम होता है, इसीलिए उसको ब्रेक करना गैसेस से थोड़ा हार्डर होता है। और सॉलिड में सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स से बॉन्डेड होते हैं पार्टिकल्स, इसीलिए सॉलिड को ब्रेक करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो हमने क्या पढ़ा? सॉलिड्स हैव स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लिक्विड हैव मॉडरेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड गैसेस हैज वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट हमने देखा जो वाटर का जो सरफेस टेंशन की वजह से वाटर अपने कॉन्टिन्यूअस शेप में रहता है। अगर हाथ डालो तो वाटर सेपरेट हो जाता है, अगर हाथ निकाल लो तो वापस से वो शेप को गेन कर लेता है, क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स लगता है जिसे हम कहते हैं सरफेस टेंशन। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर और पहला स्टेट ऑफ मैटर को देखेंगे जो कि है सॉलिड स्टेट।